और इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर कोरोना के चलते पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम को छोटा किया है। क्लास 9 से 12वीं का सिलेबस को घटा दिया गया है। 40% सिलेबस कम हुआ है। संशोधित सिलेबस बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीबीएसई ने 30% पाठ्यक्रम कम किया था। तो क्लास 9th से 12th तक का सिलेबस घटाया गया है। कोरोना काल में पहली बार कि बोर्ड के सिलेबस को कम किया गया है। संशोधित सिलेबस जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर किसी छात्र को, अभिभावक को इस बाबत जानकारी चाहिए तो वो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है। माशिबों ने ये पाठ्यक्रम को छोटा किया है। ये 9 से 12 क्लास का सिलेबस घटाया गया है और लगभग 40% सिलेबस कम हुआ है, यानी 60% सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। संशोधित सिलेबस बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस को छोटा कर दिया है। क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के सिलेबस को 40% कम कर दिया गया है। और डीपी जारोली, चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हमारे साथ इस समय जुड़ गए। जारोली साहब, 40% सिलेबस कम किया है। वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी डाल दी गई है। छात्रों को किसी तरीके का, बच्चों को इससे नुकसान पाठ्यक्रम में कम करने पर? जारोली साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जारोली साहब तक हमारी आवाज, चेयरमैन हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। जारोली साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है। हेलो। हाँ जारोली साहब, ये जो 40% पाठ्यक्रम को कम किया है और इस पाठ्यक्रम को आपने वेबसाइट पर भी जानकारी के लिए डाल दिया है। बच्चों के 9 से 12th तक में पाठ्यक्रम कम किया, क्या इससे अध्ययन में किसी तरह की रुकावट आएगी? बच्चों के लिए कोई परेशानी? नहीं, बच्चों को परेशानी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना वर्किंग डेज मिलेंगे इनको, उसके आधार पर पाठ्यक्रम कम किया है। जी जी, इसलिए अध्ययन में कोई रुकावट और नहीं होगी। ये जो 40% जी, हाँ जी, ये 30% तो जो सीबीएसई जी जारोली साहब बोलिए जी। हेलो, हमने 30% पाठ्यक्रम वही कम किया है जो सीबीएसई का था। उसके अलावा 10% प्लस और कम किया है, जिससे कि छात्रों को जितना समय रहते हुए पढ़ाई कर सके, अध्ययन कर सके। जी जी, डीपी साहब, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। डीपी जारोली साहब, चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। जी 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 जी, जारोली साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि एनटीएससी की जो परीक्षा हो रही है, जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 10th में बैठते हैं, उनके लिए हमने विज्ञप्ति जारी की थी कल। इसलिए आज पाठ्यक्रम अविलंब जारी किया, क्योंकि उन बच्चों के लिए 9th का सिलेबस तो उनके लिए पूरा रहेगा, क्योंकि वो विगत वर्ष में पढ़े हुए हैं 2019 में, और 10th का अभी जो हमने रखा है संशोधित पाठ्यक्रम, वही रहेगा उनके लिए। और बाकी इस वर्ष की 2021 की जो एनुअल परीक्षा होगी, उसके लिए हमने पाठ्यक्रम जारी कर दिया है छात्रों के लिए, उसको वेबसाइट पे डाल दिया है। और प्रतिभा खोज के लिए जो विद्यार्थी जो अभी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को अपना फॉर्म स्कूल से ऑनलाइन भरना पड़ेगा, स्कूल के माध्यम से आएगा। ये प्रथम लेवल की परीक्षा जारोली साहब, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। अभिजीत दवे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभिजीत, ऐसा पहली बार हुआ होगा कोरोना काल के चलते कि विद्यार्थियों के सिलेबस को छोटा करना पड़ा।
40% इसको घटा दिया गया। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब का कहना है कि इससे छात्रों के अध्ययन पे किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। अभिजीत, देखिए आसिफ, बिल्कुल सही बात है। इस बात की काफी सख्त जरूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस तरह के अनुभव इस कोरोना महामारी के चलते हुए हैं, उसके बाद खास तौर से सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया था क्योंकि लगातार जो है स्कूल बंद चल रही थी, कक्षाएं नियमित रूप से नहीं हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी। तो और चूंकि अब अक्टूबर का महीना भी समाप्त होने जा रहा था और बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो फरवरी माह से शुरू हो जाती हैं, ऐसे में पाठ्यक्रम के संशोधन की बहुत जरूरत है। करीब 3 महीने पहले राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बोर्ड के चेयरमैन डीपी जालोरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई थी। चूंकि 30% का सिलेबस जो है वो सीबीएसई पहले से ही कट शॉर्ट कर चुकी थी, तो इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने लाखों विद्यार्थियों को राहत देगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% सिलेबस जो है कक्षा 9 से 12वीं तक का वो घटाया है। और अब चूंकि देखिए कोरोना काल में जो 2017-20 की जो परीक्षाएं थी वो भी लेट हुई थी कोरोना के चलते, और उसका परिणाम भी लेट आया था। तो पूरा ये जो एजुकेशनल साइकिल था बोर्ड का, वो इस कोरोना के चलते काफी गड़बड़ाया है। और अब पाठ्यक्रम में 40% कट शॉर्ट होने के बाद विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसमें अध्ययन में किसी तरह का कोई रुकावट या बाधा नहीं सामने आएगी, बल्कि ये और बेहतर हेल्थी जो कंपटीशन है बच्चों के बीच में विद्यार्थियों के बीच वो देखने को मिलेगा। सिर्फ जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के बागियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। बागियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। विधायक मदन दिलावर ने यह ऐलान किया। जयपुर हेरिटेज 16 में बागी निष्कासित किए गए हैं। जयपुर ग्रेटर 13 के बागी भी निष्कासित किए गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हम अच्छे कार्यकर्ता मानते थे, लेकिन उन्होंने अनुशासनहीनता करते हुए और अधिकृत प्रत्याशी के सामने वो भी खड़े हैं। पार्टी ने निर्णय किया है कि ऐसे जो लोग हैं जो अधिकृत प्रत्याशी के सामने अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं या खड़े हैं, हमने कोशिश की है उनसे चर्चा करके कि आप अपना नामांकन वापस ले लें। समय रहते उन्होंने वापस नहीं लिया। फिर हमने हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से निवेदन किया कि ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के स्वयं रिटायर्ड हो जाए, तो नहीं हुए हैं। इसलिए मजबूरीवश भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हम उनको 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की घोषणा 4 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 4 चरणों में ये चुनाव होंगे। प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को। 4 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 9 नवंबर को नॉमिनेशन, 10 को जांच, 11 नवंबर को नाम वापस ले सकते हैं। तो प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का ऐलान हो गया। उप प्रधान का चुनाव 11 नवंबर को और 4 नवंबर को ये अधिसूचना जारी होगी। 9 नवंबर को नॉमिनेशन, 10 को इसकी जांच की जाएगी, 11 को नाम वापस लिया जा सकता है। और झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ। अवैध ट्रांसफार्मर उतारने गई थी ये टीम। कुछ लोगों ने लाठी और पत्थरों से यह हमला किया। मनोर थाना क्षेत्र के लाडपुरा बलराम की घटना बताई जा रही है। के साथ लाडपुरा बलराम गांव गए थे, जहां पर अवैध ट्रांसफार्मर से सिंचाई कर रहे थे गांववासी। इस दौरान उन लोगों ने हम लोगों पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने पत्थर और लाठियों से काफ़ी पीटा लोगों को और क्या कहते हैं गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। अपनी एफआरटी गाड़ी और ये अपने विभाग की जो बोलेरो गाड़ी है उसको भी फोड़ दिया गया। अपने फीडर इंचार्ज एक पटेल नारायण के सर पर चोट आई, जहाँ से खून बहना शुरू हो गया। मुझ पर भी 10 से 12 लट दिए उन लोगों ने।
और यह एक तरह से राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति का नुकसान का मामला बनता है। और इसी खबर पर तरुण कुमार शर्मा संवाददाता झालावाड़ हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, ये कौन लोग थे, इनकी शिनाख्त हो पाई? पुलिस ने इन पर कोई कार्रवाई की? क्योंकि अवैध ट्रांसफार्मर हटाने की बात थी। अगर ट्रांसफार्मर अवैध था तो उपस्थित लोगों को किस बात की आपत्ति थी? जी आसिफ, मनोहर थाना क्षेत्र में लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, जहां पर लोग अवैध ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उनसे सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं। इसी मामले की सूचना मनोहर थाना डिस्कॉम की टीम को लगी थी आज सवेरे, और उसके बाद टीम मनोहर थाना से पुलिस का जो थोड़ा बहुत जाब्ता लेकर इसमें कार्रवाई करने के लिए गई थी, जहां पर उन्हें खेतों से अवैध ट्रांसफार्मर उतारने थे। जब टीम ये जो गांव है ये लाड़पुरा बलराम यहाँ पर पहुंची तो ग्रामीण इस टीम को देखते ही भड़क गए और इकट्ठे होकर ग्रामीणों की टीम ने जो डिस्कॉम की टीम थी उस पर हमला बोल दिया। लाठियों और पत्थरों से जयपुर डिस्कॉम के जयन और लाइनमैन के साथ मारपीट की गई और साथ ही उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। जी तरुण, आपने बताया कि ऐसे लोग अवैध ट्रांसफार्मर लगाते हैं बिजली की सप्लाई के लिए। आम आदमी अवैध ट्रांसफार्मर कैसे लगा सकता है बिना बिजली विभाग की मदद के, बिना बिजली कर्मचारियों के? जी आसिफ, बिल्कुल सही बात है। ये इसी तरह का जो बड़ा सवाल है, क्योंकि पास ही जो इस इलाके के पास में सीमावर्ती मध्य प्रदेश है, वहां से चोरी के ट्रांसफार्मर भी आते हैं और अवैध ट्रांसफार्मर भी आते हैं, और इन्हीं को ये कहीं ना कहीं जो कुछ कर्मचारियों से मिली भगत करके अपने खेतों में लगा लेते हैं और उससे सीधी बिजली लेकर ये सिंचाई करते हैं। और इसी तरह की जब ये सूचना आज डिस्कॉम की टीम को मिली थी और उसके बाद ही टीम कार्रवाई करने वहां पर पहुंची थी आसिफ। जी तरुण, उन उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, शिनाख्त की गई उनकी? जी बिल्कुल, इस मामले में जैसी जो टीम थी वहां से हमले के बाद जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी है, और उसके बाद जो टीम के सदस्य मनोहर थाना पुलिस थाने पहुंचे हैं अभी कुछ ही देर पहले, जहां इन लोगों ने गांव के 10 नामजद लोग जिनकी शिनाख्त तो हो गई है उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, और साथ ही कुछ अन्य लोग जो है उनके खिलाफ भी मामला अभी मनोहर थाना पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। जी तरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तरुण शर्मा संवाददाता झालावाड़ जानकारी दे रहे थे। और इस तरीके के मामले राजस्थान में आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं कि अवैध तौर पर बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगाने का काम बिजली विभाग का है, बिजली कर्मचारी इसको लगाते हैं और जहां जरूरत होती है वहां लगाया जाता है। लेकिन इस तरह के किस्से सुनने में बहुत कम आते हैं कि आम लोगों ने वहां पर अपना खुद का बिजली ट्रांसफार्मर अवैध तौर पर लगा लिया हो खेतों में सिंचाई के लिए। और अब बात बीकानेर में व्यापारियों के आक्रोश की। बीकानेर में व्यापारियों का आक्रोश कोर्ट गेट पर जमकर देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन भी किया गया। पहले की आगजनी की घटना को लेकर धरने पर बैठे। बीकानेर में सरेआम फायरिंग पर आक्रोश जताया। मान मनोबल में अब पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि बीकानेर में सुबह से व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर आगजनी की है। व्यापारियों ने कोर्ट गेट पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। दूसरी तस्वीर धरने की है। टायर जलाने के बाद कोर्ट गेट पर व्यापारी धरने पर बैठ गए और फायरिंग के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं तीसरी तस्वीर वार्ता की है, जहां कलेक्ट्रेट में पीड़ित परिजन और प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई, जिसमें SP और कलेक्टर भी मौजूद रहे। और बीकानेर में व्यापारी हत्याकांड में बीजेपी ने एक कमेटी का गठन किया। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो इस मामले की पड़ताल करेगी। कमेटी में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक अविनेश महर्षि, पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा भी शामिल हैं। कमेटी अब इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करके सौंपेगी। तो बीजेपी की तरफ से ये कमेटी गठित की गई है। इसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, विधायक अविनेश महर्षि और गोवर्धन वर्मा। तथ्यात्मक रिपोर्ट ये कमेटी सौंपेगी कि फायरिंग जो बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग की गई थी उसको लेकर ये कमेटी गठित की गई है। और जयपुर में रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। आपस में 2 ट्रक टकरा गए। पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मारी। दोनों ट्रक के ड्राइवरों को गंभीर चोट आई है। हरमाड़ा क्षेत्र के दौलतपुरा की यह घटना बताई जा रही है।
दो ट्रक आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना भीषण हादसा है ये। पीछे से एक ट्रक ने दूसरे को टक्कर मारी और इसके अंदर दोनों ही ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। दोनों ही ड्राइवरों को गंभीर चोटें इसमें आई हैं। और कोटा से बड़ी खबर, कोटा झालावाड़ NH 52 पर एक हादसा हुआ। ओवरटेक के दौरान यह हादसा हुआ। दो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दोनों ट्रैक्टर ड्राइवर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोटा में NH 52 पर यह घटना हुई। दोनों ही ट्रैक्टर ट्रॉलियां टकराई, लेकिन दोनों के ही ड्राइवर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोटा झालावाड़ NH 52 पर यह हादसा हुआ। ओवरलोडिंग की वजह भी एक मानी जा रही है। उदयपुर में शुक्रवार को हुए हादसे में रोडवेज के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पटेल सर्किल के पास रोडवेज बस ने कार को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि कार नाले में जाकर गिर गई, जिसके बाद कार को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया और सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हादसे एक के बाद एक, ये उदयपुर की तस्वीर है जहां कार को टक्कर मारी गई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार नाले में जाकर गिर पड़ी और इसके बाद क्रेन को बुलाया गया कार को बाहर निकालने के लिए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे सरकारी फाइल में मौत के खेल की। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके में स्थित सहायक आयुक्त उपनिवेश दफ्तर के फाइलों में एक जीवित महिला को मृत घोषित करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता बुजुर्ग महिला मीरा ने नहरी इलाके में जमीन आवंटन के लिए मोहनगढ़ उपनिवेश दफ्तर में आवेदन किया था, लेकिन विभाग ने महिला को मृत बताकर उसका आवेदन निरस्त कर दिया। वहीं महिला मीडिया के सामने लगातार बोल रही है कि वो जिंदा है, उसकी मौत नहीं हुई है। आरोप है कि उपनिवेशन दफ्तर में दलालों का कब्जा है और वो बुजुर्गों को मृत घोषित कर पैसे लेकर दूसरे को जमीन आवंटित कर देते हैं।